गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम हमारा बेटा नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। हमारी नई यूनिट है भाषा और संप्रेक्षण के बारे में बात करेंगे, यानी कि भाषा को अर्जित कैसे करते हैं बच्चे और बच्चे किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं। सही है, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। थोड़ा सा मैंने इसको जो है पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि कम्युनिकेशन क्या होता है, बच्चे किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं कम्युनिकेट करने के, यानी कि संप्रेक्षण करने के। तो बच्चे संप्रेक्षण कैसे करते हैं बेसिकली हमें इसी यूनिट में वही पढ़ना है। तो इसमें भी एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि तो लैंग्वेज क्या है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं और कम्युनिकेशन में किस तरीके से हेल्प करता है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो छोटे बच्चों के जो है दो तरीके के साधन होते हैं संप्रेक्षण करने के, यानी कि बातचीत करने के। कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन बेसिकली एक साधन है जिसके थ्रू आप किसी दूसरे से बातचीत कर पा रहे हो, अपने विचारधाराओं को, अपने विचारों को बता पा रहे हो, समझा पा रहे हो उसको किसी तरीके से। सही है, तो यही हमारा क्या कहलाता है बेटा, संप्रेक्षण कहलाता है। तो वो दो तरीके का होता है, दो तरीके के साधनों से मिला हुआ होता है। एक होता है पराभाषी या फिर अशाब्दिक, और एक होता है भाषाई। हो सकता है कि नॉन वर्बल हो, आपके पास सही वर्ड ना हो अपनी चीज़ को समझाने के, तो आप अपने फेस एक्सप्रेशन से, अपने गेस्चर से, अपनी आंखों से चीज़ों को समझा सकते हो, जिसे हम बोलते हैं कि इशारे करके समझा दिए। तो इशारे करके समझा दिए तो वो क्या है आपका पराभाषी और अशाब्दिक होता है। वहीं पर अगर हम भाषाई की बात करें, वर्बल की चीज़ों के बारे में बात करें, तो जो वर्बल होता है उसमें क्या होता है, आप वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, ऑडिटरी साउंड्स का इस्तेमाल करोगे, आप पर्टिकुलर किसी भाषा का इस्तेमाल करके, किसी लिपि का इस्तेमाल कर अपनी भाषा को, अपने साधनों को, अपने विचारधाराओं को दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करोगे। सही है, तो ये शाब्दिक कहला जाता है। आपका दो तरीके का होता है। नीचे लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो एक लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है कि लैंग्वेज बोलकर ही समझाई जाए, भाषा केवल बोलने की वजह से होती है। साइन लैंग्वेजेस भी आपने सुना है कि जो व्यक्ति गूंगे होते हैं, जो बहरे होते हैं, वो बोल के नहीं समझ सकते, तो उनके लिए साइन लैंग्वेजेस बनाई गई हैं। मीन्स लैंग्वेजेस केवल बोलने के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सही है, किसी संकेत पर भी डिपेंड कर सकती हैं कि कोई ना कोई इशारे या फिर कोई ना कोई ऐसे हाव भाव या फिर फेस एक्सप्रेशंस या फिर कुछ ना कुछ ऐसे साइंस होते ज़रूर हैं जिसकी वजह से हम लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं, अपनी बातों को समझा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है बेटा सिंबॉलिज्म। इसमें क्या होता है कि ध्वनि प्रणाली के थ्रू, शब्द के थ्रू, हाव भाव के थ्रू या वस्तुओं के थ्रू हम अपनी बात को समझा पाते हैं। दूसरा होता है बेटा विस्थापन, और विस्थापन तथा स्थानांतरण, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। कह रहे हैं जैसे वस्तुओं की वजह से, घटनाओं की वजह से, परिस्थितियाँ आदि को ना केवल वर्तमान परिस्थितियों से संबंध कर सकते हैं हम, सही है, अपने पास्ट को अपने आने वाले फ्यूचर से भी संबंधित कर सकते हैं, वहाँ से भी जोड़ सकते हैं, और फिर उसका पुनर्निर्माण करते हैं हम। और उसके बाद निर्माण करने के बाद हम योग्यताएं देखते हैं कि किस तरीके से हमने उसको सस्टेन कर लिया। सही है, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है एक, अगर हम बात करें तो भाषा के लिए आवश्यक विशेषताएं हैं कि ये सब अगर होगा तो ही एक लैंग्वेज फॉर्म हो पाएगी, अदरवाइज एक लैंग्वेज फॉर्म नहीं हो पाएगी। सबसे पहले तो आपको सिंबल देखना है, उसके बाद आप उसको डिस्प्लेस करोगे, विस्थापित करोगे, समझोगे, पुनः निर्माण करोगे अपने प्रीवियस नॉलेज से, प्रीवियस एक्सपीरियंस से, या फिर कोई घटना हुई है उससे घटित हुई चीज़ों से जोड़ोगे। जोड़ने के बाद आप देखोगे कितना वो सस्टेन हो पा रहा है, आपको कितना पुनर्वलन कर पा रहे हो। अब कह रहे हैं बच्चों के लिए संप्रेक्षण उत्पन्न करने हैं तो सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं ताकि बच्चे कम्युनिकेट कर सकें, है ना। अगर हमें बच्चों को एक बेहतर कम्युनिकेशन सिखाना है तो ऐसे किन प्रिंसिपल्स पर हम वर्क करेंगे जिसकी वजह से बच्चे जो है वो अपना बेहतर कम्युनिकेशन कर पाएँ। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, बच्चे के आयु के अनुसार और शिशु से मैत्रीपूर्ण संप्रेक्षण करें, है ना। जैसा बच्चा है, बच्चा किसी भी तरीके का है, अगर वो क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है या अलग अलग चीज़ें उसमें। सही है जी, तो सबसे पहला क्या है कि शिशु के मैत्रीपूर्ण संप्रेक्षण कराना। कह रहे हैं बच्चों का ये अधिकार है तथा उनकी आवश्यकता है कि उनके लिए स्पष्ट और रुचिकर बाल केंद्रित संप्रेक्षण होना चाहिए। बच्चों को ध्यान में रखकर ही हमें उनसे क्या करना चाहिए, कम्युनिकेशन उनका बढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो, अगर छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को डायरेक्टली अगर मैं टेंसेस वगैरह ये सब सिखाऊं 2 या 4 साल के या 6 साल के बच्चे को, तो उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो बेसिकली मेरी कोशिश क्या रहनी चाहिए कि कॉमिक्स पढ़ाकर या चुटकुले सुनाकर उस बच्चे के कम्युनिकेशन को थोड़ा सा अच्छा कर सकूँ। तो दिशा निर्देश वहाँ पर अलग होने चाहिए कि कौन से बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है। तो यहाँ पर देखो दिशा निर्देश लिखे हुए हैं। ये बेटा वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स टाइम में ना इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी पूछ लेते हैं। कह रहे हैं फिर जो है आपको सकारात्मक उदाहरण देना चाहिए बच्चों को, है ना। अगर सकारात्मक उदाहरण देंगे तो बच्चा चीज़ों को ज़्यादा जल्दी अडेप्ट कर पाएगा, नहीं तो उसको प्रॉब्लम आने लग जाएगी, है ना। फिर होता है सेकंड पॉइंट होता है बच्चों के लिए संप्रेक्षण संपूर्ण बालक को संबोधित हो। ऐसा ना हो कि हम जिस संप्रेक्षण का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जिस कम्युनिकेशन लेवल का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों में कम्युनिकेशन को अगर अच्छा करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम ऐसी सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बच्चे का केवल एक तरीके का विकास कर रही है, संपूर्ण विकास कर ही नहीं रही। बल्कि हमारा तो बेसिक क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि संपूर्ण विकास हो वहाँ। तो
वहाँ तो क्या होना चाहिए, बच्चे का संपूर्ण विकास हो, शारीरिक विकास भी हो, संज्ञानात्मक विकास भी हो, सारे विकास आपस में जुड़े हुए हों, तभी तो हम उसका जो है एक अच्छी तरीके से क्या करेंगे, उसको संबोधित करेंगे। केवल ऐसा थोड़ी ना बच्चों को हमें रटवा देना है कि भाई इस तरीके से कम्युनिकेशन प्रोसेस आगे कंप्लीट होता है, इस तरीके से आप कम्युनिकेशन को प्रोपगेट कर सकते हो या फिर अडेप्ट कर सकते हो अपने अंदर, ऐसी चीज़ें तो होनी नहीं चाहिए। कह रहे सभी क्षेत्रों के अनुबंधनों से ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि बालक के विकास के सभी पक्ष आपस में क्या होता है, संबंधित। हम जानते हैं अगर बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है तो मानसिक भी होगा, संज्ञानात्मक भी होगा और संवेगात्मक भी होगा। तो अगर ये सारे विकास आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो मैं थोड़ी ना कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकती हूँ या फिर कुछ ऐसा संप्रेक्षण सिखा सकती हूँ, बच्चों के अंदर अडेप्ट करा सकती हूँ कि जो बच्चे का केवल एक तरीके का विकास करे। जब सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है तो मुझे तो ओवरऑल बच्चे को क्या सिखाना पड़ेगा, संपूर्ण उसके संप्रेक्षण का विकास करना पड़ेगा। वहाँ पर बच्चा ओवरऑल इंक्लूडेड होगा बेटा, थोड़ा सा इंक्लूडेड नहीं होगा। तो इस तरीके की चीज़ होती है। जैसे प्रोणों के लिए बच्चों के संबंध में सकारात्मक मॉडल प्रस्तुत करें, है ना। अगर बच्चे की एज बढ़ रही है तो बच्चों को कुछ आइडियल लोगों के बारे में, समाज के ऐसे लोगों के बारे में बताएं जिन्होंने समाज के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें करी हुई हैं या फिर समझाई हुई हैं। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हम चीज़ें कर सकते हैं ना। सुरक्षित वर्ग जिन्हें हम बोलते हैं, सारी चीज़ें भी होनी चाहिए यहाँ पर। सही है, ठीक तरीके से सही है जी। तो उसमें क्या है, बच्चों का हमने संपूर्ण विकास कर दिया। अब क्या है, कह रहे हैं बच्चों के संप्रेक्षण सकारात्मक और शक्तियों पर आधारित होने चाहिए, शक्तियों पर, है ना। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर चिल्ड्रन जो है पॉजिटिव और स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं होंगे, कम्युनिकेशन जो होना चाहिए चिल्ड्रंस का, कम्युनिकेशन जो होता है चिल्ड्रंस का, वो किसके लिए होना चाहिए बेटा, अगर हम सिंपली बात करें तो किसके लिए, उनकी पॉजिटिव चीज़ों से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। इस सिद्धांत में बच्चों की क्षमताओं, अक्षमताओं पर नज़र नहीं डालेंगे, बच्चों की क्षमताओं पर डालेंगे, चाहे उसमें थोड़ी ही क्षमता क्यों ना हो किसी चीज़ को रिलेटेड। सही है। तो उससे क्या, वो कैसे बढ़ाया जा सकता है, बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आओ, सेल्फ मोटिवेटेड करो, मोटिवेशन दो बच्चों को, ये सारी चीज़ों की वजह से सारा काम हो सकता है। तो और यूज़ करें ऐसे मॉडल्स को जो कि पॉजिटिव मॉडल्स कहलाए जाते हैं। पॉजिटिव मॉडल्स का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर कुछ ऐसे आइडियल पीपल्स के बारे में, कुछ ऐसे तरीके के प्रयोगों का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर बच्चे को ऐसा लगने लग जाता है कि वो एक समाज में एक बहुत अच्छा जो है रोल प्ले कर सकता है, और उसी की वजह से उसका कम्युनिकेशन, उसका संप्रेक्षण जो है वो बेहतर हो पाता है। ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए थोड़े से। नेक्स्ट होता है संप्रेक्षण सभी बच्चों की आवश्यकता और योग्यताओं से संबंधित होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, जो बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करे, उनकी योग्यताओं के रिलेटेड हो। अब अगर कोई इंसान फ्रेंच लैंग्वेज बोलना चाहता ही नहीं तो क्या मैं फ्रेंच में बात करूँगी उससे, उसको ऐसी किताबें दूंगी जो कि फ्रेंच में है, नहीं है जी। तो उसकी मर्यादाओं से, उसकी लिमिटेड के अंदर होनी चाहिए सारी चीज़ें, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है आपका, कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने तरीके का कम्युनिकेशन होता है और रोल क्या होता है टीचर का। तो वो सारी चीज़ें हमें जो है यहाँ पर पढ़नी है, सिद्धांत तो हम पढ़ आए थे। अब बात करते हैं बेटा किसकी, यहाँ पर संप्रेक्षण प्रक्रियाओं में निकले तत्व की, कौन कौन से तत्व जो है सक्रिय होते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन के लिए एक स्रोत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सामग्री का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी चैनल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप जानते हो कि कम्युनिकेशन केवल दो लोगों में बैठ के नहीं हो सकती, मास कम्युनिकेशन भी होता है। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम डिजिटल वे में, यानी कि मास मीडिया से, जर्नलिज्म के थ्रू या फिर पेपर, न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी, रेडियो के थ्रू भी हम चीज़ों को जो है समझ पाते हैं या फिर देख पाते हैं, ऐसी सारी चीज़ें जो होती हैं। सही है बेटा। उसके अलावा अगर हम देखें, संप्रेक्षण जो है प्राप्तकर्ता भी होना चाहिए। भाई बोल किससे रहे हो, कोई सामने भी तो होना चाहिए। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। सही है बेटा, रिसीवर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम देखें, रिसीवर के साथ साथ तो जो है फीडबैक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कम्युनिकेशन को बीच में रोकती हैं, यानी कि बाधित करती हैं। तो संप्रेक्षण के कुछ प्रकार हो सकते हैं। सही है। जैसे यहाँ पर 3 तरीके का संप्रेक्षण लिखा है, औपचारिक, अनौपचारिक हो सकता है। सही है। जैसे आप बिना मतलब की भी बात कर सकते हो और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर भी बात कर सकते हो। जैसे अगर हम कहीं इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं तो वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन होता है, तो वो औपचारिक संप्रेक्षण कहलाया जाएगा। वहीं पर अगर हम देखें तो अनौपचारिक जो है आपका, आप अपने फ्रेंड से या फिर अपने माता पिता से, अपने नेबर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ अगर बातें कर रहे हो तो वो इनफॉर्मल कहा जाता है। वही होता है शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा होगी, वर्ड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे। सही है। पर्टिकुलर चीज़ों का इस्तेमाल एक लेवल में और एक स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। व्यक्ति की संख्या के आधार पर भी कम्युनिकेशन हो सकता है। तो डिफरेंट तरीके की कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहला जो है वो है औपचारिक और अनौपचारिक जो है कम्युनिकेशन आपका। तो उसी के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर देखो जैसे लिखा हुआ है बेटा कि औपचारिक संप्रेक्षण जो है आपका वो औपचारिक चीज़ों में होगा, जैसे कि कक्षा में हो सकता है एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में। सही है। इंटरव्यू लेते टाइम हो सकता है किसी 2 लोगों के बीच में। तो ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो सारी आपकी औपचारिक कहलाई जाती हैं, जो ऑफिशियल चीज़ों से रिलेट करती हुई होती हैं। कुछ होती हैं अनऑफिशियल चीज़ों से रिलेट करती है, जैसे कि 2 विद्यार्थियों के बारे में, अध्यापकों के बारे में बात हो रही है। ये सारी अनौपचारिक कहलाई जाती हैं। कुछ होते हैं बेटे जो है क्लासरूम कम्युनिकेशन में ही वर्बल और नॉन वर्बल होता है। शाब्दिक होगा जिसमें आप जैसे गाइड करना हो गया, एक्सप्लेन करना हो गया चीज़ों को। सही है। इसके कुछ लाभ भी हो सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, त्रुटि कम होती है, हानियाँ कम होती हैं। अशाब्दिक वाले में क्या हो जाता है, अगर हम बात करें तो
बॉडी के हिस्टर के बारे में बात करेंगे। सही है, फेस एक्सप्रेशन से या फिर इशारों के थ्रू हम अपनी बात को समझाते हैं, चेहरों के हाव भाव से समझाना शुरू कर देते हैं, आंखों से समझाना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ होती हैं। कोड भाषा या फिर आंखों की भाषा, ऐसा कुछ हो सकता है। फिर होता है जी किसके आधार पर, तो एक और एक के बीच में संप्रेक्षण हो सकता है, 1 to 1 कम्युनिकेशन हो सकता है। ये इंटरव्यू में भी देखने के लिए मिलता है। इंटरव्यू में जो कम्युनिकेशन होता है 1 to 1 होता है। उसके बाद लघु समूह संप्रेक्षण हो सकता है, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन हो सकती हैं। कह रहे हैं इसमें जैसे जेंडर और लघु के बीच में हो सकता है, जैसे पिता और परिवार में संप्रेक्षण का होना। सही है, पब्लिक संप्रेक्षण हो सकता है, पब्लिक कम्युनिकेशन हो सकता है। कह रहे हैं ये स्थिति तब होती है जब किसी प्रातःकालीन जो है या सभा या फिर किसी राजनेता ने, धार्मिक नेता ने जनता को इकट्ठा करने पर किया हो, है ना। संस्थागत और जो है संगठनात्मक जो है संप्रेक्षण हो सकता है, जैसे कि तो बेटा संस्थागत हो सकता है, संगठनात्मक हो सकता है। अगर हम बात करें संगठनात्मक हो सकता है तो किसी भी जैसे दफ्तर में, स्कूल में, कॉलेजेस वगैरह में हो रही है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अलग अलग देखो, अलग अलग बेसिस पर भी दिया हुआ है। सही है, तो ये वाला आपको पढ़ना नहीं है, काट देना है, यहाँ से नहीं आपने पढ़ना है। फिर बात करते हैं कि प्रभावशाली शिक्षण के लिए संप्रेक्षण कला की सहायता, किस किस तरीके से हम जो है संप्रेक्षण में सहायता दे सकते हैं। तो एक तो क्लियरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भाषा पर अधिकार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अलग अलग चैनल्स का इस्तेमाल करो, और एक एटीट्यूड होना चाहिए, और बैरियर्स को रिमूव करना होना चाहिए आपको। सही है, तो ये सारी चीज़ें, सूचना का समझना आना चाहिए। ये 12-15 पॉइंट लिखे हैं, इसमें से कोई सी भी आप याद कर लेना। संप्रेक्षण की प्रक्रिया क्या होती है, तो वही सेम चीज़, पहले तो मैसेज होना चाहिए, मैसेज पहुँचाने वाला होना चाहिए। सही है, ट्रांसमिट करने का कोई चैनल होना चाहिए, और उसे डिकोड करने वाला भी होना चाहिए। तो 4 चीज़ें चलती हैं। सबसे पहले सेंडर हो, फिर मैसेज हो, फिर चैनल हो ट्रांसमिट करने के लिए, फिर डिकोड करने के लिए होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है फीडबैक लूप होता है, जिससे हमें चीज़ें समझ आ जाती हैं। भाषा के जो है संप्रेक्षण के सिद्धांत लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। सही है, तो सबसे पहला होता है भाषा पर अधिकार का सिद्धांत। अधिकार होना चाहिए, एक प्रॉपर एटीट्यूड होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए समझने के लिए, एक फोकस पॉइंट होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। सही है, गेस्चर होने चाहिए। सही है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होना चाहिए, और जो है आपका जो है मल्टीपल और जो है अलग अलग चैनल्स होते हैं। संप्रेक्षण वस्तु का उपभोक्ता का भी सिद्धांत होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी भी होनी चाहिए, योग्यता भी होना चाहिए। वैसे तो यानी मंदबुद्धि बालक से आप बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन करके दिखा, तो नहीं करके दिखाएगा, तो आपसे समझ भी होना चाहिए। ये 12 प्रिंसिपल लिखे हुए हैं, इसमें से कोई भी 8 आप याद कर लेना बेटा। फिर बात करते हैं कम्युनिकेशन में बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, मतलब कम्युनिकेशन को कंप्लीट ना करने के लिए बीच में कौन कौन सी रुकावटें पैदा हो सकती हैं, सही है, जिससे प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहला होता है नियोजन का अभाव, प्लानिंग नहीं होती सीधी एकदम से। अगर हम सोचें 1 साल का बच्चा बोलने लग जाए तो नहीं बोलेगा, पहले उसे ऐसी चीज़ें सिखानी पड़ेंगी जिसकी वजह से वो थोड़ा अपने साधन का इस्तेमाल कर सके, बोल पाए, कम्युनिकेट कर पाए, बातचीत कर सके। तो अनौपचारिक कम्युनिकेशन पर हम ज़्यादा जल्दी आ सकते हैं कि वो अनौपचारिक संप्रेक्षण करेगा, औपचारिक पे नहीं जाएगा सीधा सा। अर्थव्यक्ति हो सकती है, सही है, दुर्बल धारा शक्ति से होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। अगर ट्रांसमिशन का लॉस है, पुअर लॉस है, तो अनक्लेरिफाइड चीज़ें अगर हैं तो भी कम्युनिकेशन नहीं अच्छा हो पाएगा। सही है, मैसेजेस एक्सप्रेस ना हुए हों, सही है, लिसनिंग वाली चीज़ें थोड़ी कम हो, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके कम्युनिकेशन ना हो, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन हो, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ना मिला हो, सही है, या फिर इंटरनेशनली अपने आप को बच्चा ना खोल पा रहा हो, योग्यता उसके अंदर कम हो, क्षमता उसके अंदर कम हो, ये सारी चीज़ों की वजह से भी कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे जो है कम्युनिकेशन में बैरियर्स का रोल प्ले करते हैं। बेटा बैरियर्स तक आज आप पढ़ लेना, उसके बाद मुझसे पूछना क्या प्रॉब्लम आ रही है।